हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो पोइट्री एक्सप्लेनेशन चल रही थी उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पीछे की जो क्लास हुई थी उसमें अपने पोइट्री नंबर 1 और पोइट्री नंबर 2 यानी माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट की जो एक्सप्लेनेशन थी, यानी जो स्टंजा थे, जो इंपॉर्टेंट स्टंजास थे, उनके अपने एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसानी से पढ़ ली थी और आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था। आज की इस वीडियो में हम शेष रही जो पोइट्री है उनके स्टंजाज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में भी मैं वही तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन है वो किस तरीके से करनी है ताकि आपके मार्क्स है वो कटे नहीं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें, अपनी इस क्लास को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया 12th क्लास पोइट्री एक्सप्लेनेशन, यानी अपनी जो टॉपिक है वो चल रहा था कि जो अपनी 12th क्लास की पोइम है उनके स्टंजाज की अपन एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। और आज की इस क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आ जाते हैं इनसे, अपने पास स्टंजाज है वो अथवा में आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कवि के बारे में कि कवि कौन है, किसने लिखी है ये कविता या किसने कंपोज की है। तो जो अपने पोइट हैं इस कविता के, वो सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, वो है जॉन कीट्स। ये नाम याद रखना भाई। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। बात क्या करते हैं इसमें कवि केवल सुंदर सुंदर वस्तुएं जो हैं अपनी, यानी ब्यूटीफुल जो थिंग्स है, सुंदर वस्तुओं के बारे में बात करता है कवि। सुंदर वस्तुओं का मतलब वो ये बताना चाहता है कि सुंदर जो वस्तुएं होती है वो हमारा ध्यान कैसे आकर्षित करती है। बाकी सारे अपन स्टंजास में करने वाले हैं, प्रत्येक स्टंजा की मैं एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पोइम है ये। तो सबसे पहले अपन जो स्टंजा है, जो स्टंजा नंबर 1 है उसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टंजा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टंजा है जिसके आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। और ये जो लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाली, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस पंक्ति है ये तो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको जैसे मैंने रेफरेंस बताया था, जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले शुरू के जो 2 शब्द हैं, कौन से, ए थिंग, वो आपका जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा भाई ए थिंग, ऐसे करना है। उसके बाद में डॉट डॉट करते हुए आपको लास्ट तक जाना उसी पंक्ति में, और अंत में जो 2 शब्द है लास्ट के वो लिख देने हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी, इसमें आ गए हैं तो तरीका तो पता होना चाहिए ना कि कैसे करनी है। तो यहाँ पे ए थिंग उसके बाद डॉट करते हुए क्वाइट ब्रीदिंग, लास्ट वाले 2 शब्द। ये तो आपको प्रत्येक एक्सप्लेनेशन में करना है, चाहे कैसा भी स्टंजा आ जाए। इसके बाद में आपको लिखना होता है रेफरेंस। और रेफरेंस में मैंने पीछे भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अपन क्या लिखते हैं। एक तो लिखते हैं अपने पोइट का नाम, पोइट का नाम लिखने का तरीका मैं बता दूंगा अभी। उसके बाद दूसरा लिखते हैं उस पोइम का नाम जिससे स्टंजा लिया गया है, जो स्टंजा है ना अपने पास वो कौन सी पोइम से लिया गया, वो दोनों चीज़ें अपन लिखते हैं। और लिखने का तरीका पीछे भी बताया था और सामने भी लिखा हुआ आप लोगों के, मैं फिर भी बता देता हूँ क्या लिखा है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये इतनी पंक्ति है वो आप प्रत्येक रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, चाहे कविता कैसी भी आए। उसके बाद में आपको थोड़ा चेंज करना होता है, पोएम के बाद में इन्वर्टेड कॉमा शुरू करनी है और बाद में जिस पोएम से लिया गया है, जैसे अपने ये स्टंजा है वो किससे लिया गया है, वो लिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस कविता से लिया गया है। तो अपन ने उस कविता का नाम लिख दिया। अब इसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है और फुल स्टॉप के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में लिखना है दिस पोइम लिख दिया मैंने, पीछे भी बताया था। वाज कंपोज्ड बाय कीट्स, जॉन कीट्स या कीट्स एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो क्या हो जाएगा, दिस पोइम वाज कंपोज्ड बाय कीट्स। तो बाय के बाद में यहाँ तक आप एक सेम लिख सकते हो किसी भी रेफरेंस में। उसके बाद में आपको तो केवल कवि का नाम चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इसके बाद मैंने कवि के बारे में एक लाइन और लिख दिया भाई, जो मैंने पीछे वाली जो एक्सप्लेनेशन क्लास थी उसमें नहीं बताई थी। कवि के बारे में एक लाइन लिखी है, ही वॉज अ वेरी फेमस नेचर पोइट। ये बहुत ही फेमस कवि थे भाई, तो ये ध्यान में रखना, प्रकृति की प्रशंसा करने वाले कवि जॉन कीट्स थे। तो ये आपका रेफरेंस हो जाता है। और रेफरेंस के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था,
वो बताया था कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा आप लोगों के सामने कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में अपन क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसंग कहते हैं। और जो पीछे रेफरेंस लिखा था उसको भैया अपन क्या कहते हैं, संदर्भ कहते हैं। जो वहाँ पे नहीं बताया यहाँ पे बता दिया, संदर्भ कहते हैं। और यहाँ पे प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखते हैं, प्रसंग में अपन उस पोइम के बारे में लिखते हैं कुछ मुख्य बातें। पोइम जो जिससे स्टंजा आया है, पोइम के बारे में कुछ तथ्य लिखते हैं भाई, कुछ तथ्य। ऐसे नहीं है कि पूरी पोइम के बारे में लिखना शुरू कर दो, नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन उसके बारे में लिख देते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कवि, क्या बताना चाहता है, अपन से क्या चाहता है, वो सारी बातें अपन लिख देते हैं। और 3 या 4 लाइन में आपको समझा ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्लीट कर देना है। अब देखो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया है, और जो बात मैंने बताई थी पीछे वाली पोइट्री में और अभी मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनो पहले इसको। क्या है, इन दिस पोइम, यानी इस कविता में, मैंने कहा ना कविता की बात करेंगे। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स। इस कविता में कवि वर्णन करता है, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, अबाउट यानी के बारे में, के बारे में, ब्यूटीफुल सुंदर, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को सुंदर, थिंग्स यानी वस्तुएं, वस्तुएं यानी इस कविता में कवि है वर्णन करता है सुंदर वस्तुओं का। एंड इसके बाद में और भी है भाई, देयर यहाँ पे इन वस्तुओं के बारे में, देयर परमानेंस एंड जॉय, और उसके बाद में उन वस्तुओं की सुंदरता के तो बारे में बात ही करता है। उसके बाद में उनकी जो परमानेंस का मतलब होता है स्थायित्व है, परमानेंट का मतलब स्थायित्व होता है भाई। स्थायित्व क्या होता है, स्थायित्व वो होता है कि वो लंबे समय तक बनी रहती है, यानी स्थायी रहती है। अब सुंदर वस्तुओं को अपन ने देखा भाई, तो सुंदर वस्तुओं का जो चित्रण है वो अपने दिमाग में बना रहता है काफ़ी समय तक, वो होता है परमानेंस। याद रखना है इस मीनिंग को। एंड जॉय, और आनंद का पल भी महसूस होता है, यानी कहने का मतलब आप किसी सुंदर वस्तु के पास से गुजरो आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो वही बात है अपने पास यहाँ पे जॉय के बारे में। आगे क्या है, द पोइट सेज दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस हैप्पीनेस। आगे कवि कहता है, पोइट यानी कवि, सेज यानी कहना, ये ध्यान में रखना, कहना, दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर वस्तुएं, गिव अस हैप्पीनेस, वो हमें बहुत ही खुशी देती है, जो बात मैंने अभी एग्जांपल में बताई है। इसके बाद में ही आल्सो सेज दैट द हैप्पीनेस एंड जॉय आर परमानेंट, और वो ये भी कहता है कि जो हैप्पीनेस देता है हमें, ये सुंदर वस्तुएं जो हमें खुशियाँ देती है, जो आनंद देता है, वो परमानेंट होता है, वो स्थायी रहता है। विच ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड, जो कि हमें सुंदर वस्तुएं प्रोवाइड करती है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो 2 चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। अब इस कविता से चाहे आपके पास कोई भी स्टंजा आ जाए व्याख्या करने के लिए, आपको रेफरेंस यही रखना है, आपको कॉन्टेक्स्ट यही रखना है। जो मैंने पीछे बताया था वही मैं बता रहा हूँ, पीछे क्लास में जो बताया था वही बता रहा हूँ भाई। आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम रखना है, जो मैंने बताया वो रखना है। अब इसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आती है भाई। लिखने का तरीका जो मैंने लिख रखा है वैसे लिखनी है आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन में अपन क्या करते हैं, वो जो स्टंजा है अपने पास, जो स्टंजा आया है उसके बारे में अपन व्याख्या करते हैं। स्टंजा का मतलब, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, उसका मतलब थोड़ा विस्तार से लिखते हैं कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो, इन दीज लाइन्स, अब देखो यहाँ पे मैंने पोएम लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दीज लाइन्स लिखा है, यानी इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु, इज परमानेंट, कि एक सुंदरता की वस्तु है वो परमानेंट होती है, यानी स्थायी होती है। याद रखना भाई, परमानेंट मतलब स्थायी। इसके बाद में ही सेज, ही मतलब कवि, सेज यानी कहता है, दैट इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, और कवि ये भी कहता है कि समय के साथ, यानी समय के साथ, इंक्रीजेज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, कि कवि ये भी कहता है कि अपने समय के साथ साथ इसकी सुंदरता और बढ़ती जाती है, यानी वो और भी ज़्यादा सुंदर होती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट द पोइट सेज, आगे कवि कहता है, दैट की द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय फॉर अस। आगे कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तु है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु ये रही अपने पास, इज यानी है, ए सोर्स, सोर्स यानी होता है साधन, क्या होता है भाई, साधन, ऑफ एंडलेस, अनंत जिसको अपन कहते हैं, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, एंडलेस जॉय फॉर अस, एंडलेस यानी अनंत आनंद है वो हमारे लिए, क्या, वो सुंदरता की वस्तु। इसके बाद आगे क्या, किट्स सेज, कवि कहते हैं, किट्स कहते हैं, दैट की इट प्रोवाइड्स,
इट यानी ये सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड्स यानी उपलब्ध करवाना, देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देना या उपलब्ध करवाना, ये ध्यान में रखना। इट प्रोवाइड्स अस शेल्टर फुल ऑफ क्वाइटनेस, बिल्कुल। और एक और है, ये हमें पना देती है, शेल्टर यानी पना, पना या शरण जिसको अपन कहते हैं, क्या किसका, फुल ऑफ क्वाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा शांति का। और जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, वो हमें शांति या हमें उपलब्ध करवाती है। आगे क्या है, ए स्लीप विथ स्वीट ड्रीम्स, इससे हमें और क्या मिलती है, इस सुंदरता की वस्तु से हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे सपने देखते हुए सोते हैं भाई। स्लीप विथ स्वीट ड्रीम्स यानी प्यारे प्यारे सपनों के साथ अपन सोते हैं। अगर अपन सोने से पहले सुंदर सुंदर वस्तुएं देखते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो भी बड़े प्यारे होते हैं। इसके बाद में एंड हेल्थ विथ सॉफ्ट ब्रीदिंग, और हमारी जो हेल्थ है उस पर बिल्कुल अपने जैसे सांस, जो अपनी श्वसन क्रिया है वो भी बड़ी प्यार से अपनी श्वसन क्रिया होती रहती है। इसीलिए कवि कहता है कि जो सुंदरता की वस्तु है वो क्या करती है, वो हमें प्यारे सपने दिखाती है और हमारे जो ब्रीदिंग है, हमारी जो श्वसन क्रिया है वो भी बहुत ही आराम से चलती है। इसके बाद में इट आल्सो सूथ्स अस व्हेन वी आर इन सोरोफुल, और ये हमें क्या होती है, जब अपन दुख में होते हैं तो उन दुख से बाहर निकालती है। सूद का मतलब बाहर निकालना, उससे आराम देना हमें, तो वो फिर अपने दुखों में भी सहायता करती है। तो ये हो जाता है आपके पास एक्सप्लेनेशन उस स्टैंजा का जो अपन ने अभी पढ़ा है। अब क्रिटिकल नोट, तो क्रिटिकल नोट के बारे में बात करें तो मैंने हमें पीछे भी बात बताई थी कि सेम रखनी है तीन चीज़ें। कौन कौन सी, एक तो आपको रेफरेंस सेम रखनी है, एक आपको कॉन्टेक्स्ट सेम रखनी है और एक क्रिटिकल नोट सेम रखना है। क्रिटिकल नोट में मैंने देखो क्या लिखा है, पीछे भी बताया था, द पोइट इज द एडमायरर ऑफ नेचर। अपने को इसमें थोड़ी सी प्रशंसा करनी है। क्या बताया कि कवि है वो प्रकृति का अपने क्या है, प्रशंसक लगता है, इस कविता में प्रशंसक है, तो मैंने बता दिया वो तो। इसके बाद में ही यूजेस लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर्स, और ये बात मैंने पहली जो कविता थी उसमें भी यही लाने लिखवाई है। यानी क्रिटिकल नोट में आप ये लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। और किसी को नहीं पता है कि आप एक ही लाइन तैयार किए हो, किसी को नहीं पता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये लाइन तो जो दूसरी है वो आप प्रत्येक पोइम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऊपर वाली एक जो नंबर 1 है इसको आप थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, मैंने बताया वो भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपका जो स्टैंजा 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्टैंजा के बारे में। तो दूसरा जो स्टैंजा है, सबसे पहले तो देखो स्टैंजा पढ़ेंगे भाई। स्टैंजा क्या है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of inhuman dearth, of noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई, मैंने पोइट्री बता दी भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिखने का तरीका वही है, अपन डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले 2 शब्द है वो लिखने हैं, यहाँ पे डॉट करते हुए आपको क्या करना है, लास्ट के 2 शब्द है वो इसी लाइन में, एक ही लाइन में आपको अंत में लिख देना है। इसके बाद में आपको रेफरेंस लिखनी है। अब आप कहोगे सर रेफरेंस तो लिखी नहीं है, तो जो पीछे वाला स्टैंजा है उसकी रेफरेंस और इसमें कोई चेंज थोड़ी ना होगा, कवि भी वही है, पोएम भी वही है, और जो बात मैंने कवि के बारे में लिखी वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन, ये मैंने पीछे लिख रखा है भाई, आपको देख लेना कंप्लीट वहाँ पे पीछे वाले स्टैंजा में। कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, पीछे वाले स्टैंजा में कंप्लीट वो लिखा है मैंने कॉन्टेक्स्ट, वो भी आपको याद करना है, तो वो यहाँ पे लिखना है। अब आपको सर जैसे मैंने लिखा है वैसे मत छोड़ के लिख के आ जाना, आप वहाँ पे लिखे और ऐसे ही छोड़ के आ गए तो ये तो आपकी गलती होगी भाई, कहोगे सर ने भी नहीं करवाया, तो ऐसा थोड़ी ना है। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको पीछे वाले देखना है, पीछे वाला स्टैंजा उसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस कोई अलग नहीं होने वाला है। अब देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें यानी व्याख्या के बारे में बात करें तो अपन इसी स्टैंजा की व्याख्या करने वाले हैं। क्या है, इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में, और मैंने पीछे वाले जो एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा है इन दीज लाइन्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप लाइन्स लिखना चाहो तो यहाँ पे दीज कर देना, अगर आप स्टैंजा लिखना चाहो तो यहाँ पे दिस कर देना, क्योंकि स्टैंजा एक वचन है, लाइन्स बहुवचन है। इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की वी यानी हम क्या करते हैं भाई, कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए द ब्लेसिंग्स, उन आशीर्वादों को, ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद जो अपने लिए कहा जाता है, दैट की अ ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस,
अपन उन ब्लेसिंग्स को ध्यान में रखते हुए जो हमें सुंदरता की वस्तु उपलब्ध करवाती है या देती है। तो प्रोवाइड का मतलब देना या उपलब्ध करवाना। वी ऑल फाइंड ओवर सेल्वेज, हम सभी पाते हैं अपने आप को, ओवर सेल्वेज यानी अपने आप को, टू द अर्थ, हम इस पृथ्वी पे अपने आप को पाते हैं, विथ ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक माला के साथ अपने आप को पाते हैं, दैट वी वीव एवरी डे, जो कि हम प्रत्येक दिन बिनते हैं। वीव यानी बिनना, यानी फूलों की जो माला अपन बनाते हैं, वीव का मतलब वही होता है। तो ये ध्यान में रखना। आगे क्या कहता है कवि? नेक्स्ट द पोइट सेज, आगे कवि कहता है दैट वी ऑल और सफर्ड फ्रॉम इल एंड पेन्स इन आवर लाइफ। कवि ये कहता है आगे कि हम अपने जीवन में कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हैं भाई, और सभी जानते हैं भाई, अपन सभी ग्रसित हैं ऐसे से। आगे क्या है? एज डिस्पोंडेंस यानी कमी, एज जैसे कि कमी है, डिस्पोंडेंस यानी कमी, लेक ऑफ नोबल पीपल, अच्छे लोगों का अभाव, एंड सोरोफुल डेज, और जो दुखदायी दिन होते हैं, डेज यहाँ पे डेज है भाई, दुखदायी जो दिन है उनसे, एंड डार्कन डेज, और जो काले दिन है हमारे, काले दिन किनको कहते हैं? दुख भरे दिन को कहते हैं भाई। तो ध्यान में रखना। However, some beautiful things that remove the burden of sadness from our gloomy days. हाँ, फिर भी अपने पास क्या है? However, तथापि, फिर भी हमारे पास कुछ सुंदर वस्तुएं हैं जो हमारे इन दुखों को हमसे दूर कर देती है। अपन दुख में बैठे हैं और कोई बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी चीज़ देखते हैं, अपने जो दुख है, कष्ट है, उन सभी को अपन क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो कवि ने बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाया है यहाँ पे, और वैसे ही एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आप लोगों को आसानी से बता दी है। अब क्रिटिकल नोट के बारे में बात करें तो वही लिखना है जो मैंने अभी पीछे बताया है। क्या? द पोइट इज द एडमायरर ऑफ नेचर, कवि है प्रकृति का प्रशंसक है। ही यूजेस लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर्स, कवि इसमें सिमिली और मेटाफर का प्रयोग करता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, अलग से क्लास बनाएंगे। अब आपको तीन चीज़ें सेम लिखनी है। तीन चीज़ें कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले तो आपके पास रेफरेंस हो गई, उसके बाद में आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो गई, और उसके बाद में आपके पास क्रिटिकल नोट हो गया भाई। क्रिटिकल नोट ये आपको सेम लिखना होता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टंजा नंबर 2 था, वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं देखो इसके आगे जो नेक्स्ट है, ये भी आपके पास कहाँ से है? ये भी आपके पास ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है भाई, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ही है। ये मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले अपन इसकी व्याख्या करेंगे, तो पहले ये स्टंजा पढ़ते हैं। स्टंजा देखो, देखते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शिप एंड द सच आर डेफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक against the hot season the mid forest break rich with the sprinkling of the fair musk rose blooms। और ये कब आया हुआ है? ये मॉडल पेपर में आया हुआ है 22-23 में। इसका मतलब जो मॉडल पेपर में आ जाता है उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब सबसे पहले लिखने का तरीका, एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले 2 शब्द लिखने, तो यहाँ पे मैंने एक ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो सच, और उसके बाद में लास्ट के 2 शब्द लिख देने हैं, जैसे रोज ब्लूम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और अपना तरीका वही रखना है। सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखनी है, इसके बाद में ये लिखने के बाद में आपको नीचे रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, कोई नहीं, आपको समझ लो, सुन लो, दोबारा सुनोगे तो याद हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय किट्स। ही वॉज ए वेरी फेमस पोइट, नेचर पोइट। तो इनके अर्थ दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं भाई, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, वहाँ पे समझ लेना, सुन लेना। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया था। क्या लिखा है? इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड देयर परमानेंस एंड जॉय। कवि सुंदर वस्तुओं के बारे में, उनके स्थायित्व के बारे में, उनके आनंद के बारे में बात करता है। द पोइट सेज, कवि कहता है, द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस हैप्पीनेस। सुंदर वस्तुएं हमें खुशियाँ देती हैं। ही आल्सो सेज दैट द हैप्पीनेस एंड जॉय आर परमानेंट विच ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड। जो सुंदर वस्तुएं हमें आनंद देती है, खुशियाँ देती है, वो हमेशा परमानेंट बनी रहती है, स्थायी रहती है। तो ये भी इसमें अपने बता दिया भाई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में आए तो देखो क्या लिखा है। अमंग द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर आर सन। यानी अगर अपन बात करें सुंदर वस्तुओं की, सुंदर चीज़ें जो है अपनी इस प्रकृति में, वो कौन कौन सी है? जैसे सूर्य है, द मून चंद्रमा है, एंड द
ट्रीज विच स्प्राउट न्यू लीव्स टू गिव कूल शेड टू द इनोसेंट शिप। और दूसरी अपन बात करें तो अपने जो पेड़ हैं जिन पर अपन नई पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां आने से ये क्या करती हैं, ये छाया प्रदान करती हैं उन भेड़ों को जो वहाँ पे बैठी हैं। यानी जो सुंदर सुंदर पेड़ अपने जो नई नई स्प्राउट यानी आना, न्यू लीव्स यानी नई पत्तियाँ, जब नई पत्तियाँ आती है तो वो अपने पास क्या होती है, शेड भी देती है, छाया भी देती है, ठंडी छाया देती है। किनको, जो बिल्कुल बेकसूर, इनोसेंट का मतलब होता है बेकसूर, जिसको अपन कहते हैं, जैसे नादान कहते हैं। मैं यहाँ पे नादान लिख देता हूँ भाई। नादान जो भेड़े हैं उनको क्या है, उनको छाया मिलती है। आगे क्या है, सिमिलरली समान रूप से देयर आर येलो डेफोडिल्स इन द मिडस्ट ऑफ द ग्रीनरी। उस हरियाली के बीच में, उस जंगल के बीच में डेफोडिल्स, एक बेल होती है भाई, डेफोडिल्स के फूल होते हैं, एक बेल होती है जो समुद्र के किनारे किनारे पानी में उगती है, या जो जल धारा बहती है उसके किनारे किनारे उगती है। तो ये अपने पास उस हरियाली में और भी चार चांद लगा देती है। आगे क्या है, आल्सो देर आर रिवर्स ऑफ द क्लियर वाटर दैट ग्रो थिक अंडरग्रोथ ऑन द बैंक्स ऑफ द कीप देमसेल्व्स कूल इन द हॉट सीजन। उसी के किनारे अपने पास जो नदियां बह रही होती हैं, जो अपने नीचे से जल धारा बहाती रहती है और ठंडी जल धारा से क्या है, वहाँ पे आनंद मिलता है। आगे बात करें, देन देयर इज अ थिक mass of the ferns in the middle of the forest that bear sweet smelling musk rose। और बाद में अगर अपन बात करें तो वहाँ पे जो नागफनी वगैरह की होती है, वो जो बिल्कुल झुंड में बनी रहती है, वो भी आपके पास क्या है, खुशबू लेती है रोजेज की, या गुलाब के जो पुष्प होते हैं उनकी खुशबू लेती है। और इस तरीके से आपका ये भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो क्रिटिकल नोट की बात करें तो वही लिखा है, द पोइट इज द एडमायरर ऑफ नेचर, ही यूजेज लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर्स। तो आपको तीन चीज़ें सेम कौन कौन सी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे ये आपको सेम रखनी है। और इस तरीके से आपकी जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम है, वो कंप्लीट हो जाती है भाई। मैंने तीनों एक्सप्लेनेशन इसकी करवा दिए। अब बात करते हैं, देखो आगे कौन सी पोइम है। आगे आती है आप लोगों के पास ए रोड साइड स्टैंड, यानी जो नेक्स्ट पोइट्री है वो है ए रोड साइड स्टैंड। सबसे पहले बात करेंगे इसके कवि के बारे में। तो इसका जो कवि है, यानी जो इसके पोइट है, वो कौन है, तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये नाम याद रखना भाई कवि का, ये भी बहुत ही फेमस कवि हुए हैं। अब इस कविता में कवि किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है जो गरीब लोग सड़क के किनारे अपनी दुकानें रखते हैं उनके बारे में बात करते हैं। गरीब दुकानदारों के बारे में, दुकानदारों के बारे में बात करते हैं कौन, अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बारे में सारी डिटेल है वो अपने स्टंजाज में होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बातें आने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने स्टंजा के बारे में। जो स्टंजा दिया हो उसको पढ़ते हैं। देखो क्या है, द लिटिल हाउस वाज आउट with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money the case whose flow supports the floor of the cities from simmering faint। बहुत ही सरल भाषा में स्टंजा लिखा गया है भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखो मैं इसमें अपनी एक्सप्लेनेशन में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तरीका वही है, अपने शुरू के दो शब्द लिखे, डॉट किया, और अंत के जो दो शब्द वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस के बारे में बात करें तो तरीका वही है जो मैंने पहले बताया। क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ए रोड साइड स्टैंड। तो याद रखना भाई, कविता का नाम हो गया। इसके बाद में लिखा है द पोइम वाज कंपोज्ड बाय फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तरीका वही है, केवल दो चीज़ें बदली हैं, कविता का नाम और कवि का नाम। बाकी सारी लाइनें दोनों मैंने सेम लिख रखी है। और ही वाज ए वेरी फेमस पोइट, ये भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं करने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही वॉज वेरी फेमस पोइट, ये भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो कोई गलत नहीं करने वाला है। अपनी तरफ से एक ऐसी लाइन लिखो कि टीचर पे प्रभाव पड़े, ये लिखना आप लोगों को। तो रेफरेंस हो गई। अब ये इसकी जितने भी स्टंजा है उसके लिए यही रेफरेंस रहने वाली है। तो बात करते हैं देखो इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो आपके पास क्या आता है, वो आता है इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट टेल्स अबाउट द रोड साइड स्टैंड्स दैट वर पुट अप बाय द पुअर विलेजर्स।
कवि उन लोगों के बारे में बात करता है, उन गरीब लोगों के बारे में बात करता है जो अपने सड़क के किनारे अपने घर के बाहर स्टैंड लगाते हैं, दुकान लगाते हैं। ही टेल्स द मेनी रीजन्स वाई द विलेजर्स पुट ए स्टैंड बाय द रोड। बहुत सारे कारण बताता है कवि कि लोग अपने सड़क के किनारे दुकान या स्टैंड क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट ही टेल्स हाउ द पीपल बिहेव विथ देम। आगे कविता में ये भी बताता है कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं भाई। तो वो सारी बातें कौन करता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नाम याद रखना ये, बिल्कुल कवि जो कवि है उनके नाम तो याद रखने हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं जो स्टंजा अपन ने पढ़ा था अभी। क्या है? इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स, कवि कहता है, बताता है दैट A little old house is in front by the road and made a small shop। एक छोटा सा स्टैंड घर के बाहर सड़क के किनारे छोटी सी दुकान बनी है। The traffic was running by the shop at full speed। जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब कार, वाह, बस, ट्रक जो भी चल रहा है वहाँ पे बहुत तेज़ गति से चल रहा है। स्पीड, फुल स्पीड का मतलब तेज़ गति से। शॉप जो दुकान के किनारे से ना, सामने दुकान के सामने से बहुत तेज़ गति से वाहन है वो गुजर रहे हैं। The small shop leads to a prospective customer to stop their car and buy something from the shop। और जो दुकानदार है बेचारा गरीब आदमी है, उसकी आशा है, प्रोस्पेक्टिव यानी उसका एक नज़रिया है क्या कि कोई कार है वो हमारी दुकान के आगे रुकेगी और वो हमसे कुछ खरीदेगा। हर दुकानदार यही चाहता है, बेचारा जो गरीब दुकानदार है वो तो यही चाहता है। आगे क्या है? द रोड साइड स्टैंड वांट टू अर्न सम कैश विच कीप्स द इकोनॉमी ऑफ द सिटीज इन गुड हेल्थ एंड सेव देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। और जो दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, बेचारे गरीब दुकानदार, वो क्या चाहते हैं? वो कुछ नगद पैसे कमाना चाहते हैं ताकि वो जो शहर की अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखे। यानी जैसे शहर में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती है वो नगद पैसों से मिलती है, वैसी सुख सुविधाएं वो दुकानदार है, जो गरीब दुकानदार है वो चाहता है। तो ये ध्यान में रखना भैया आप लोग। आगे बात करते हैं तो आगे क्या हुआ है? क्रिटिकल नोट दिया हुआ है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में आपको वैसा ही लिखना है जैसे मैंने समझाया। क्या लिखा है? द पोइट टेल्स द कंडीशंस ऑफ द पुअर शॉप इरेक्टेड बाय पुअर बिसाइड्स द रोड। इसमें कवि है वो उन लोगों के बारे में वर्णन करता है जो अपनी छोटी दुकानें हैं वो सड़क के किनारे खोलते हैं, उनकी क्या दशा होती है। इसके बाद में द पोइट यूजेस सिमिली एंड मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ द पोइम। और इसमें क्या है कि कवि है मेटाफर और सिमिली का भी प्रयोग करता है कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ये आपकी जो स्टंजा 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टंजा 1 की जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको क्या, अब आगे जितने भी स्टंजा आएंगे उसमें आपको क्या रखना है? रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है और क्रिटिकल नोट है। क्रिटिकल जो नोट है उनको आपको सेम रखना है। तो बात करते हैं देखो इसके दूसरे स्टंजा के बारे में। दूसरा स्टंजा, पहले स्टंजा ही पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में बात करने वाले हैं। इस स्टंजा के बारे में एक बात बता देते हैं। ये क्या है? मॉडल पेपर 2022-23 में आया हुआ है। और मैं ये बात तो पहले बता रहा हूँ कि जो मॉडल पेपर में आए हुए हैं, पुराने मॉडल पेपर में, उनको आपको ध्यान से समझना है। अब देखो पहले ये पढ़ते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वेट इज अनसेड। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being spent। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसानी से समझाया गया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन और भी आसान बताने वाला हूँ। करने का तरीका वही है, द हार्ट लिखना है, यानी शुरू के 2 शब्द लिख दिए, अंत के 2 शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये एक ही पंक्ति में करना है, जो पहली पंक्ति है अपनी उसी में। इसके नीचे रेफरेंस जो मैंने आप लोगों को बताया भाई, अभी जो मैंने समझाया है वही लिखा है। क्या लिखा है? मैं अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं इसके बारे में। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए रोडसाइड स्टैंड। ये हो गया। द पोएम वाज कंपोज्ड बाय फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो पंक्ति आप लिख सकते हो जो मैंने पहले बताई है। तो ये आपका रेफरेंस हो जाता है। बात करते हैं देखो इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया है। क्या लिखा है? ज़्यादा नहीं समझाने वाला, मैं बताने वाला हूँ क्यों। इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अबाउट द रोड साइड स्टैंड दैट वर पुट अप बाय द पुअर विलेजर्स। यानी ग्रामीण लोगों के द्वारा, गरीब लोगों के द्वारा जो सड़क के किनारे दुकान लगाई जाती है। ही टेल द मेनी रीजन्स वाई द विलेजर्स पुट ए स्टैंड बाय रोड। कारण बताता है भाई वो अपने पास बहुत सारे कि क्यों लगाते हैं वो। नेक्स्ट ही टेल्स हाउ द पीपल बिहेव विथ देम।
पर्सन, आगे ये भी बताता है कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये ज़्यादा समझाने की बात नहीं है भाई, आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही संभल के करनी है। क्या है? In these lines, the poet says that the so-called injury to the landscape caused by the signboards that the stand keepers have by their shops. इस स्टंजा में, इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? देखो ये इतना बड़ा एक जो वाक्य वो बन गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं टुकड़ों में समझाता हूँ। देखो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि, दैट का मतलब कि, द सो कोल्ड इंजरी, सो कोल्ड इंजरी का मतलब होता है नुकसान पहुंचाया हुआ, नुकसान, नुकसान, नुकसान क्या, किसको? टू द लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, परिदृश्य मतलब जो अपने पास जमीन का सुंदर चित्रण है, सामने जो प्राकृतिक परिदृश्य है उसके बारे में। कोज्ड बाय द साइन बोर्ड्स, और उनको नुकसान यानी उस परिदृश्य को, प्रकृति को नुकसान किसके द्वारा? उन संकेत बोर्डों के द्वारा, जो संकेत बोर्ड लगाए रखते हैं ना कौन? जो दुकानदार, कि यहाँ पे चाय बनती है, टी स्टॉल के बारे में लगते हैं। दैट द स्टैंड कीपर्स, जो कि दुकानदार रखते हैं, हैव बाय देयर शॉप्स, अपनी दुकान के पास, यानी जो लोग अपनी दुकान के पास साइन बोर्ड रखते हैं उनसे प्रकृति को नुकसान होता है। लोग ऐसा कहते हैं जबकि कोई नुकसान नहीं होता है। कवि ऐसा कहना चाहता है। It is not poet worry, but the thing that worries poet is the sorrow of the villagers. अब ये जो बात है ना, जो कवि कहता है कि भाई यहाँ पे जो साइन बोर्ड है वो प्रकृति के परिदृश्य को नुकसान पहुंचाता है, कवि इसके बारे में चिंता नहीं करता है भाई। कवि चिंता करता है उन गरीब लोगों के बारे में। तो ये कह रहा है ना, इट इज़ नॉट पोइट वरी अबाउट, बट, इसके बारे में कवि चिंता नहीं करता है। बट लेकिन द थिंग दैट वरीज पोइट इज द सोरो ऑफ द विलेजर्स, लोगों का जो दुख है, जो ग्रामीण वासियों का दुख है, वो कवि को चिंतित करता है। नो वन टॉक्स एंड नो वन अंडरस्टैंड्स, कोई बात नहीं करता उनके बारे में, कोई समझता नहीं है उनको। द शॉपकीपर पुट्स अप द हिज शॉप फार फ्रॉम द सिटी, बेचारे जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं, अपनी दुकान शहर से दूर लगाते हैं। ही वांट्स टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग गुड्स टू सिटी पीपल हु पासेस बाय, वो शहर के लोगों को अपना सामान बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं बेचारे वो तो। ही वांट्स टू रेज हिज कंडीशन ऑफ लिविंग विथ अर्न मनी, और वो क्या करना चाहता है, वो अपनी कंडीशन उठाना चाहता है भाई। यहाँ पे RAISE है भाई, RAISE, वो अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति है वो सुधारना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता है भाई। ये ध्यान में रखना, ये कविता इस स्टैंजा में कहा गया है। क्रिटिकल नोट भी आपको मैंने वही लिखा है जो मैंने पहले बताया था। द पोइट टेल्स द कंडीशन ऑफ द पुअर शॉप इरेक्टेड बाय पुअर पीपल बिसाइड द रोड। आगे क्या लिखा है, द पोइट्स यूजेस सिमिली एंड मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ पोइम। तो दोनों सेम लिखे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये आपका जो दूसरा स्टैंजा वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास इसी पोइम से एक अच्छा सा है भाई, ये भी आपके पास क्या है। सबसे पहले अपन स्टैंजा पढ़ेंगे, क्या है, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to bake and turn round, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of the gas, they couldn't this crossly the had none didn't it see। इसमें अपने पास कवि है उन लोगों के बारे में बात करता है जो वहाँ पे रुकते हैं और वो क्या पूछते हैं उनके बारे में बात करते हैं भाई। अपनी ये स्टैंजा इसमें लिखा हुआ भी है, बहुत ही आसान भाषा में। ये जो बातें हैं वो एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। सबसे पहले एंड वन डॉट किया और डिडंट सी ये कर दिया। इसके बाद में आपको रेफरेंस वही लिखनी है जो मैंने आप लोगों को बता रखी है। क्या है, These lines have been taken from the poem A Roadside Stand, ये लिख दिया। The poem was composed by famous poet Robert Frost, ये आपका रेफरेंस हो जाता है। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको। बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट भी मैंने वही लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, समझाने की बात है वो मैंने पहले कर ली है। In this poem the poet tells about the roadside stand that were put up by the poor villagers. He tells the many reasons why the villagers put a stand by the road. Next he tells how the people behave with them. ये सारी बातें अपनी पहले तीनों, अपने जो तीसरा स्टैंजा चल रहा है तीनों में सेम लिखा है मैंने, तो याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की समटाइम्स ए कार स्टॉप्स टू यूज द यार्ड टू बेक एंड टर्न राउंड।
कभी कभी कोई कार रुकती है, कार स्टॉप्स यानी कार रुकती है। अब वो क्या प्रयोग करती है, वो अपने उस आंगन को काम में लेती है भाई। जैसे ही अपने यहाँ पे दुकान लगी है, उसके पीछे आगे सामने यहाँ पे गाड़ी रुकती है, वो पीछे होती है और गाड़ी टर्न करके चला जाता है, यानी अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए वो जगह रुकता है और बाकी सामान नहीं खरीदता है। तो एक तो यही आप लोगों के पास। अब देखो बात करते हैं, अनदर स्टॉप्स टू आस्क अबाउट द रूट इट शुड टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। एक दूसरी कार रुकती है जो केवल वहाँ पे आपके पास क्या रूट के बारे में पूछता है, रास्ता पूछता है कि भाई क्या वो अपने पास इस तरफ जाएगा। डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, वैसे लक्ष्य होता है, और लक्ष्य का मतलब अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाने के लिए वो रास्ता पूछता है। अपन नहीं पूछते भाई ये रास्ता वहाँ पे जाएगा क्या, तो बस इसीलिए दूसरा रुकता है वहाँ पे। आगे क्या है, स्टिल अनदर, फिर एक और रुकता है, वो क्या करता है, टू आस्क इफ द वुड सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। दूसरा वहाँ पे गैस भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में रुकता है, अपनी जो गैस वाली जो गाड़ी होती है वहाँ पे मिल सकता है क्या, गैस मिल सकता है क्या, इसके बारे में पूछने के लिए। अब वो बेचारा चाय की पानी की दुकान रखता है तो वहाँ पे थोड़ी ना मिलेगा ये। आगे क्या है, विच दे डिडेंट डू, जो कि वो नहीं करते हैं भाई। वो कहाँ पे गैस बेचते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं। इसके बाद में आयरनिकली मतलब विडंबना। विडंबना देखो आप लोगों के पास, विडंबना ये है कि वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। देखो, नन स्टॉप्स टू बाय द स्टैंड ओनर्स थिंग्स, वहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है। ये विडंबना है अपने पास, उस दुकानदार की विडंबना है भाई। क्या कि वहाँ पे रुकते तो हैं लोग, लेकिन या तो रास्ता पूछते हैं या अपनी गाड़ी टर्न करते हैं या कुछ अन्य ऐसा सामान पूछते हैं जो वो नहीं बेचता है। और ये ऐसी विडंबना है उस बेचारे दुकानदार की, वहाँ पे कोई नहीं खरीदता है। जो स्टैंड ओनर है, जो दुकानदार है, उससे सामान कोई नहीं खरीदता है। ये स्टैंड आपको ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे क्रिटिकल नोट सेम लिखा है मैंने, क्या लिखा है, द पोइट टेल्स द कंडीशन ऑफ द पुअर शॉप इरेक्टेड बाय द पुअर बिसाइड्स द रोड। नेक्स्ट है, द पोइट यूजेस सिमिली एंड मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ पोइम। दोनों सेम लिखे हैं तीनों स्टंजा में। अब जो रेफरेंस है, इसके अलावा अपने बात करें तो कॉन्टेक्स्ट है, इसके अलावा बात करें तो क्रिटिकल नोट है। ये मैं आप लोगों को प्रत्येक क्लास में बता रहा हूँ, प्रत्येक स्टंजा में बता रहा हूँ, आपको सेम लिखनी है एक पोइम के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे माय मदर 66 आ गया तो आप ये लिख दो, वो तो करोगे तो आप तो बेवकूफ़ हो जाओगे, और बेवकूफ़ नहीं बनना आप लोगों को। अब ये आपकी जो पोइम है कौन सी, अपने पास ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड जो पोइम है वो आपके पास क्या कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपके पास जो पोइट्री है वो भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोइट्री की। नेक्स्ट आप लोगों के पास आंट जेनिफर्स टाइगर, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल पोइम है, सबसे सरल पोइम है ये, जो आसानी से समझ में आती है बच्चों को। तो सबसे पहले वही बात करते हैं, अपने जो कवि हैं उनका नाम लिखते हैं। तो अपनी जो पोइट है वो कौन है, वो है एड्रिन रिच। ये थोड़ा सा नाम टफ लगेगा बच्चों को, लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आंट जेनिफर मतलब एड्रिन रिच, बस इतना ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले जो कवि है वो किसके बारे में बात करता है, वो इसमें अपने जो आंट जेनिफर है, जो आंट जेनिफर है इनके बारे में बात करता है। उनकी जो कंडीशन है उनके बारे में बातें करते हैं। तो अपन जैसे जैसे स्टंजा समझेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले जो पहला स्टंजा उसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेम्स अक्रॉस a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear of man beneath the tree, they repeat a slick chivalric certainty. बहुत ही आसान है, इसमें तो बस कुछ ज़्यादा टफ बात नहीं की गई। लिखने का तरीका वही रखना है, आंट जेनिफर्स शुरू के 2 शब्द, बाद में आपको ये लिखनी है, डॉट करना है, अंत में सर्टेनिटी लिख दिया है। ज़्यादा बड़े शब्द हो तो 1 लिख दो, छोटे हैं तो 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में आपको रेफरेंस लिखनी है। अब रेफरेंस के बारे में बात करें तो तरीका तो वही रखना है, बस कविता का नाम और कवि का नाम वो चेंज कर देंगे। तरीका क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियाँ ली गई है। उसके बाद में देखो यहाँ तक सेम हो गया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर, कविता का नाम चेंज हो गया। इसके बाद में दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच, ये आपके पास हो गया। तो बिल्कुल मैंने सेम लैंग्वेज में लिखा है, हर एक रेफरेंस, हर एक कविता का रेफरेंस मैंने सेम लैंग्वेज में लिखा है, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में बात करें तो इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात। तो कॉन्टेक्स्ट में अपन क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का अर्थ तो मैंने बताई दिया आप लोगों को क्या होता है, वो होता है प्रसंग, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, समझदार बच्चे हो आप लोग। देखो इसमें क्या लिखा है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइटिस डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स दैट आंट जेनिफर मेड ऑन द पैनल।
इस कविता में कवियत्री, अपनी जो कवियत्री है एड्रिन रिच है, वो किस बारे में बात करती है? उन टाइगर्स के बारे में बात करती है, उन टाइगर की कसीदाकारी के बारे में बात करती है जो एक आंट जेनिफर ने पेनल पे बनाया है। पेनल मतलब कपड़े का टुकड़ा जिस पे अपने कसीदाकारी करते हैं। द पोएटिस आल्सो डिस्क्राइब्स, कवियत्री एक और भी वर्णन करती है क्या? अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर, चाची जो आंट जेनिफर है उनकी जो शारीरिक स्थिति है उसके बारे में भी वर्णन करती है। सी आल्सो डिस्क्राइब्स द पेन्स ऑफ आंट जेनिफर, वो आंट जेनिफर के कष्टों के बारे में भी बात करती है भाई, दुखों के बारे में बात करती है। तो यही आपको ध्यान में रखना, आंट जेनिफर के लिए कॉन्टेक्स्ट यही लिखना आप लोगों को। और अगर ऐसा लिख देते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। बात करते हैं देखो एक्सप्लेनेशन, तरीका वही रखना है। देखो कॉन्टेक्स्ट के नीचे से शुरू किया है मैंने, एक्सप्लेनेशन के नीचे से शुरू किया है, कहीं आप एक्सप्लेनेशन के सामने से लिख दो, ऐसा नहीं करना है ना। अब देखो इन पंक्तियों में क्या कहा है, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएटिस डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स, कवियत्री वर्णन करती है किसके बारे में? के बारे में, किनके? टाइगर्स के बारे में। दैट की वर एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द पीस ऑफ ए क्लॉथ, वो एक टुकड़े पर अपने पास सजाए गए हैं। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है सजाए जाना, सजाना जिसको अपन कहता है, सजाया गया भाई। ऑन ए पीस ऑफ द क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े पे जो मैंने बता दिया भाई, और ऑन ए कर्टेन या एक पर्दे पे जो मैंने बताया अभी। द पोएटिस टेल्स दैट द टाइगर्स कैन बी सीन मूविंग अक्रॉस द कर्टेन, कवियत्री ये कहती है कि जो बाघ आंट जेनिफर ने बनाए थे उस पर्दे पे वो बाघ चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, आप लोगों को टहलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दे आर ब्राइट येलो लाइक टोपेज, वो बिल्कुल अपने पास चमकीले, जो टोपेज होता है पत्थर का टुकड़ा होता है जो सुनहरे कलर का होता है, चमकीला होता है, उसके भांति चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं वो टाइगर्स। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर द ट्री, और जो टाइगर है वो डरते नहीं है उन लोगों से जो वहाँ से चल रहे हैं या वहाँ पेड़ों के नीचे खड़े हैं, या तो वहाँ पे बैठे हैं या वहाँ पे खड़े हैं, उनसे वो टाइगर वो नहीं डरता है जो टाइगर अपने पैनल पे बना है। द टाइगर्स मूवमेंट शो द फ्रीडम एंड द पावर एंजॉयड बाय देम, और जो टाइगर है उनके जो मूवमेंट है, उनकी जो हलचल है, किनकी? जो टाइगर है अपने पास, उनकी जो हलचल है वो ये दर्शाती है कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं, किसी के गुलाम नहीं है, और बहुत ही शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति का आनंद लेते हैं। इसके बाद द मूव ब्रेवली हियर एंड देयर, वो बहादुरी से यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा टफ है भाई, आप लोगों के सामने बहुत ही आसान दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसके क्रिटिकल नोट के बारे में। तो पहला लिखा है मैंने, क्या लिखा है? द पोएटिस हैज़ ग्रेट विजडम टू शो द वुमेन्स कंडीशन थ्रू आर्ट, यानी कवियत्री में बहुत ही शानदार प्रतिभा है कला के द्वारा महिलाओं की दशा दिखाने का। याद रखना भाई, बुद्धिमानी, विजडम यानी बुद्धिमानी है। द पोएटिस यूजेस सिमिली एंड मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ द पोएम, ये लाइन मैंने सेम लिखी है भाई। अगर आप लोगों ने पीछे वाला स्टैंजा कंप्लीट देखा है तो उसमें मैंने सेम लिखा है। सेम इसलिए लिखा है क्योंकि आप दूसरे नंबर का जो अपने क्रिटिकल नोट है वो आप सेम लिख सकते हो। अब ये आपका जो पहला स्टैंजा वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आपको क्या करनी है, इस कविता से चाहे कोई भी स्टैंजा आ जाए उसकी रेफरेंस भी वही लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट भी वही लिखना है। अगर अपन बात करें क्रिटिकल नोट के बारे में तो ये भी आपको सेम लिखना है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है स्टैंजा 1। बात करते हैं देखो नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है दूसरा स्टैंजा। अब जो ये नेक्स्ट स्टैंजा है पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यानी कहने का मतलब स्टैंजा बहुत ही आसानी से दिया हुआ है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है भाई स्टैंजा की। सबसे पहले तरीका वही करना आप लोगों को, आंट जेनिफर्स मैंने शुरू के 2 शब्द लिखे हैं, डोंट किया, उसके बाद अंत का 1 शब्द लिख दिया। आप 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना इसी तरीके से है। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल पढ़ूंगा यहाँ पे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। ये मैंने बता दिया, आप लोगों को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट करते, कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा नहीं है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, वहाँ पे पीछे आप देख लेना, उसको लिख लेना और यहाँ पे लिखना है आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।
अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखो अब एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान स्टंजा है, तो कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइटिस डिस्क्राइब्स, कवियत्री वर्णन करती है। डिस्क्राइब्स का मैंने बता दिया भाई। द फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर की जो शारीरिक दशा है उसके बारे में आपके पास क्या है, कवियत्री वर्णन करती है। कंडीशन मतलब दशा, फिजिकल यानी शारीरिक, शारीरिक इसके बारे में वर्णन करती है। द पोइटिस सेज, कवित्री कहती है, द आंट्स फिंगर आर बिजी इन डूइंग एम्ब्रॉयडरी विथ आइवरी नीडल। वो ये कहती है कि आंट जो है जेनिफर, उसकी जो उंगलियां हैं वो बिजी हैं, व्यस्त है अपने पास सजावटी कार्य करने के लिए आइवरी नीडल। आइवरी नीडल मतलब जो हाथी दांत की सुई वगैरह बनी होती है उनसे वो अपने पास क्या है, अपने सजावटी कार्य कर रही है। आगे क्या है, आगे दे रखा है, दो हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग थ्रू द यार्न। हाँ, यद्यपि उस कपड़े के अंदर सजावटी कार्य करते हुए उसकी उंगलियां कांप रही हैं भाई। यह ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। एज हर एज मेड हर फिजिकली वीक, चूंकि अपने पास उसकी आयु हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, इसलिए वो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी है। द फियर ऑफ द हस्बैंड मेड हर नर्वस एंड अनस्टेबल, उसके पति का जो डर है उसको बिल्कुल ही अनसैन बना देता है, नर्वस से यानी बिल्कुल घबराहट बना देता है, और अनस्टेबल यानी जो वहाँ पे एक जगह स्थायित्व नहीं रह सकती है, यानी जो बिल्कुल डरे रहती है वो अनस्टेबल बना देती है, उसकी मानसिक दशा बिगड़ने लगती है। आगे क्या है, आंट फील्स हार्ड टू पुल और पुश द आइवरी नीडल थ्रू द क्लॉथ। आंट जेनिफर है वो क्या है, अपने पास वो जो सुई है जिसे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उस सुई को कपड़े के आर पार निकालने में भी अपने पास क्या है, कमजोरी महसूस कर रही है, कष्ट महसूस कर रही है, दर्द महसूस कर रही है। अंकल्स वेडिंग क्लॉथ इज टू हैवी फॉर हर वीक हैंड, अंकल्स के जो शादी का जो कपड़ा है वो अपनी आंट जेनिफर जो कि कमज़ोर हो चुकी है उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। इस तरीके से आपकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बात करते हैं क्रिटिकल नोट के बारे में। तो क्रिटिकल नोट सेम लिखा मैंने, द पोइटिस हैज़ ग्रेट विजडम टू शो द वीमेंस कंडीशन थ्रू आर्ट। इसके बाद दूसरा मैंने लिखा है, द पोइट यूजेस सिमिली एंड मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ पोइम। तो ये भी आपके पास क्या है, कंप्लीट हो जाता है। जो दूसरा स्टैंजा है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो आगे मैंने क्या है जो स्टैंजा दिया हुआ है वो तीसरे नंबर का स्टैंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर का, जो कि आने की कम संभावना है, इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की है। लेकिन फिर भी मान के चलो ये आ जाता है तो इसके बारे में आपको क्या है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट, क्रिटिकल जो नोट है वो आपको सेम लिखने हैं, और इसके बाद में इसकी व्याख्या है वो थोड़ी बहुत आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन आंट जेनिफर्स डेड, जब अपने पास आंट जेनिफर्स मर जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन दीज लाइन्स द पोइटिस टेल्स अबाउट द टाइम व्हेन आंट जेनिफर इज डेड। और इसके बाद में आप जो आपके दिमाग में आए वो बना के लिख देना। तरीका वही बताया मैंने जो मैंने पीछे बताया है। बाकी आप इसमें से इतनी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप कर भी नहीं पाओ भाई, आप सीनियर के बच्चे हो, आप कर सकते हो। इस तरीके से आज आपकी जो पोइट्री एक्सप्लेनेशन क्लास है, पोइट्री एक्सप्लेनेशन जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। और मैंने कुछ एक जो स्टैंजा बच गए हैं, अगर आप ज़रूरी हुई तो मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, उनकी भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सप्लेनेशन की क्लास है वो आज कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।